अस्सलाम वालेकुम तालिबात। मैं आज आपको आईसीएच का पेपर करा रही हूँ। आप लोगों का माशाल्लाह टाइम से सबका खत्म हो गया है सिलेबस, और अब मैंने उर्दू का आपको कराया था, इसी तरह मैं आईसीएच का करा रही हूँ। कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे आंसर्स खुद जल्दी जल्दी देने शुरू कीजिए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर का वेटेज है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। ये आपको मिल भी जाएगा बच्चों, ये आपको भेज देंगे सर, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कितने नंबर के क्या क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होगा वो 1 नंबर का 20 सवाल होंगे आपके। ये रहे 20 सवाल, हर 1 नंबर के 20 सवाल। समझ में आई आपकी बात? 1 नंबर के 20 सवाल, यानी ये आपके जो होंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका देखा जाए तो 50 नंबर का है, उनमें 2 नंबर वाला भी एक ये है, ये होंगे 2 नंबर वाले आपके 15 सवाल होंगे, और इसकी वेटेज होगी आपकी 30। ये देखिए 20 और 30, तो ये टोटल आपके हो गए 50। यानी आप इतनी लकी हैं, आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपको उनमें से चुनकर आंसर दिए होंगे, उसी में से चुनकर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बताना है। और जाहिर है 50 नंबर बहुत होते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान से अपना पेपर करेंगी बच्चों, तो आपको ये 50 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ये 50 नंबर आपके हाथ में है। 1 नंबर के 20 सवाल होंगे और 2 नंबर के 15 सवाल होंगे। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट आंसर, VSA मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर, यानी बहुत ही शॉर्ट आपको आंसर देना है। बिल्कुल ये 5 सवाल होंगे आपके, ठीक है, और 2 नंबर का है। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 2 पंजे 2 इंटू 5, ये 10 आपके नंबर इसके होंगे, यानी 5 सवाल होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, तो ये 10 नंबर आपके ये हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब है 1 लाइन, 1 लाइन। और अगर उसी में से पूछना है, उसी में से जवाब देना, 1 लाइन और 2 लाइन्स मैक्सिमम, ठीक है। और शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, ऐसे का मतलब शॉर्ट आंसर, यानी शॉर्ट आंसर आपका होगा 5 आपके क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर के, ये आपके होंगे 15 नंबर के, 15 नंबर के, ठीक है। इसका मतलब है शॉर्ट आंसर का मतलब है कि आपको 3 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स, 3 लाइन्स। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर ये देखिए, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर आपके 5 क्वेश्चन होंगे और ये आपके होंगे 5-5 नंबर के, यानी 25 हो जाएंगे। 5 इंटू 5 या 5 पंजे 25, ये आपके 25 नंबर का ये होगा, तो ये टोटल आपका हो गया 100 नंबर। 50 ये हो गया आपका, ये टोटल हो गया 100 नंबर। SA शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर यानी छोटे सवाल, एक तो बहुत छोटे सवाल। उसके बाद लॉन्ग आंसर, LA का मतलब लंबे 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 जवाब, लंबे जवाब, लंबे लॉन्ग, लंबे जवाब। सवाल यानी ये सॉरी ये जवाब होना चाहिए। बहुत छोटे जवाब, बहुत छोटे जवाब, छोटे जवाब, लंबे जवाब। ये है आपका पेपर जो इतने नंबर्स का आएगा। 1 नंबर के 20 सवाल, 2 नंबर के 15 सवाल, बहुत छोटे जवाबों वाले 5 सवाल, थोड़े छोटे जवाब 5 सवाल और लंबे जवाब 5 सवाल। ये है आपका पेपर का पैटर्न, इसी तरीके के आपके आएंगे। अब देख लीजिए मॉड्यूल, किस मॉड्यूल में से कितने नंबर का सवाल आएगा। ये देखिए
कल्चर में से ये नोट करना चाहे, बाकी तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग नोट करना चाहे नोट कर ले। कल्चर में से 10 नंबर के सवाल आएंगे। हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू द एजेस, उसमें से 15 नंबर के। लैंग्वेज एंड लिटरेचर 10 नंबर के। रिलीजन एंड फिलॉसफी। अच्छा, ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा पुराना है, लास्ट टू लास्ट ईयर का है, अब ये लास्ट ईयर का है शायद। अभी जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 50 सवाल आएंगे, इसमें अभी 50 सवाल नहीं है। बाकी वही बात है, कोड सवाल नामे में आपको ये 30 सवाल की जगह ये 50 सवाल है अब आपके, ठीक है। और यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है अपना, और आंसर शीट में भी किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने उर्दू में बताया था आप सबको। और एक बार क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, कोई पेपर, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल छूटा तो नहीं है जी। हाँ, सवाल करा रही हूँ, सवाल ही निकाल रही हूँ। ये ऊपर 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 ऊपर। अच्छा, अब ये है आपका मारूजी सवाल वाला, एक नंबर वाला। 10 जैल में से कौन गुजरात में हड़प्पा तहजीब का एक मुकाम है? कौन सा है? धोलावीरा, वडोदरा, कालीबंगम, सूरत। गुजरात का शहर है, बताइए सर। बी वडोदरा। हड़प्पा तहजीब, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तहजीब जो थी वो, जी मैम सूरत। सूरत भी गुजरात में ही है। सूरत, ओके। तो यहाँ पे जवाब आप देंगी डी, ठीक है। इन्होंने जवाब दिया है नहीं, तूबा। अच्छा, गुड। मुझे भी लग रहा था सूरत, क्योंकि गुजरात में सूरत भी, वडोदरा भी तो गुजरात में है सर, ये तो सब गुजरात के ही हैं, लेकिन चलिए सूरत, ओके ओके। दूसरा सवाल है आपका, मेघदूत किसके जरिए लिखा गया? शोद्रक, चरक, सरिहर्ष, कालिदास। किसके जरिए लिखा गया बताएंगे आप मुझे? मेघदूत किसने लिखी है? बड़ा मशहूर नाम, इनमें से एक ही नाम बहुत मशहूर है। कालिदास। यस, कालिदास, कालिदास की मेघदूत। फिर जी, क्या चीज? धोलावीरा, हाँ धोलावीरा इसका आंसर, श्योर सर, ठीक है। धोलावीरा भी गुजरात का ही है, एक बार। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा तहजीब का गुजरात में धोलावीरा बता रहे हैं सर, मुझे भी अच्छे से नहीं पता था ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल कभी आ जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए। ए, ठीक है जी। अब आता है, भाषा ने लिखी मेघदूत। एक मिनट जी, भाषा ने कौन सी किताब लिखी? मेघदूत, स्वाइन वसादुतम, मर्कचकटिका, रत्नावली। बोलिए सर, देख के बताइए। मेघदूत तो हो नहीं सकती, कालिदास की है नेचुरली। जी मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, सर निकाल रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ते जाइए। लेकिन जी, स्वाइन वसावतम, ठीक है, सी। देख लीजिए, नोट करती जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बहुत नुकसान उठाएंगी वरना। मैं भी चेक कर करके ही करवा रही हूँ, क्योंकि इतना वास्ट है ये, हर चीज याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। हजारों किताबों के नाम है, हजारों राइटर्स के नाम है, हजारों जगहों के नाम है, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपके लिए ये आसानी है कि आपको दिमाग में एकदम आ जाएगा कि कहाँ का हो सकता है। ठीक है, भाषा ने लिखी स्वाइन वसावदत्तम, सर श्योर, ओके, थैंक यू सर। सर मदद कर रहे हैं हमारी, इसलिए मैं भी आपको करवा पा रही हूँ। रियाजी के मैदान में कदीम हिंदुस्तानियों के जरिए 3 अहम खिदमत थी, कौन सी थी? इल्म मुसल्लास, इशारी निजाम और सिफर का इस्तेमाल, अलामती इजहार का निजाम,
अलामती इजहार का निज़ाम इशारी निज़ाम और सिफर का अलामती इशारी और इल्म मुसलसास। मेरे ख्याल में सी होना चाहिए इसका, सी। अलामती इजहार का निज़ाम था मैं आपको चेक करके बताऊंगी, ये सी ना, ठीक, ओके। मुझे सी लग रहा था क्योंकि अलामती इजहार का निजाम था उसमें। नोट करती जाइए। अच्छा, अब आते हैं कदीम हिंदुस्तान में सिफर की तलाश किसने की? एस्तम, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बोधापन। बहुत आसान जवाब, किसने की? आर्यभट्ट ने, सी। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद साइंस का, कदीम हिंदुस्तानी निजाम, रियाजी का, इल्म नजूम का, या अद्वियात का? अद्वियात कहते हैं मेडिसिन को। आयुर्वेद, आयुर्वेद दवा होती है। क्या होगा इसका जवाब? यस, डी। बहुत ही आसान है, देखिए जाहिर है, हाँ आयुर्वेद जो है जाहिर है कि दवाइयों का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चरक, शशुरता, आर्यभट्ट, चाणक्य। अर्थशास्त्र बहुत मशहूर है, चाणक्य की अर्थशास्त्र, बार बार बचपन से सुन रहे हैं, चाणक्य की अर्थशास्त्र। नोट करती जाइए, मैं कह रही हूं, मैं बार बार नहीं कराऊंगी ये। हर्षवर्धन के दौर में 4 मशहूर जामियात किन मुकाम पर थीं? विक्रमशिला, उज्जैन, गया और नालंदा। तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा। तक्षशिला, विक्रमशिला, गया और नालंदा। तक्षशिला, उज्जैन, गया और विक्रमशिला। बताइए। मेरे ख्याल में तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा। बी, ठीक है सर। तक्षशिला थी ना उनकी मशहूर वो थी यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला भी वैसे हो सकता है। और नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा भी होगी सर। नालंदा तो बहुत पुरानी है, हर्षवर्धन के टाइम में भी थी नालंदा। बी जवाब होगा, सही सही था। फिर आगे बढ़ते हैं। लव संकृति का बुनियादी मानी क्या है? संकृति, व्हाट इज द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड संस्कृति? ये वही कह रही हूं, संस्कृति है ये, संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति हमारी संस्कृति है। संस्कृति का माने होता है तहजीब, हमारी तहजीब, तमद्दुन। इसका जवाब लिखना है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृति? संस्कृति को कहते हैं तहजीब, तमद्दुन। हिंदी का लफ्ज है संस्कृति। अक्सर लोग कहते हैं हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन में नहीं है। 2 ऐसी चीजों के नाम बताइए जिन पर तवारीख की सही फहम मुनसिर करती है। मेंशन 2 थिंग्स ऑन विच द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री डिपेंड्स। हम तारीख किन 2 चीजों से सीखते हैं? किन 2 चीजों से तारीख पता चलती है हमको? कहां से पता चलती है? खुदाई से। खुदाई में हमें कभी बर्तन मिल जाते हैं, कभी सिक्के मिल जाते हैं, कभी मूर्तियां मिल जाती हैं। तो हमें जो पता चलता है वो किन चीजों से पता चलता है? बर्तनों से, पुराने बर्तन और सिक्के। दो लिखने, बाकी तो हमें पुरानी इमारतों से भी हमें तारीख का पता चलता है, हमें पुराने सिक्कों से भी पता चलता है, हमें कई चीजों से तारीख के बारे में पता चलता है। लेकिन तारीख जो हमें पता चलती है, सही फहम यानी तारीख जो हमें बताती है कौन सी सही चीजें हैं। ठीक है सर, ये आगे बढ़ूं जी।
सजावटी फन के लिहाज से रंगोली की खुसूसियात की वजाहत कीजिए। रंगोली, रंगोली की क्या खुसूसियत होगी? मुख्तलिफ रंगों से मिलकर रंगोली बनती है। रंगोली मुख्तलिफ रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उससे रंगोली बनती है। तो इसका रंगोली की खुसूसियत यह है कि इसमें मुख्तलिफ खूबसूरत रंग, सॉरी, नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट कर रहे हैं? बोलिए। आपको जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगता है भाई? मुख्तलिफ रंगों के लिहाज से मुख्तलिफ खूबसूरत रंग होते हैं इसमें, है ना। और ये कब बनाई जाती है? होली, दिवाली, अक्सर त्योहारों पे बनाई जाती है हमारे जी। ज्यादातर रंगोली जो है त्योहारों पे बनाई जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत। लेकिन आपको एक नंबर का जवाब देना है तो आप लिखेंगे मुख्तलिफ खूबसूरत रंग होते हैं इसमें, ठीक है। हिंदुस्तानी रवायती मौसीकी में घराना के क्या मायने हैं? घराना का मतलब होता है खानदान। किस खानदान से, किस जगह से, यानी कौन सा ऐसा खानदानी, जैसे कौन से उस्ताद, घराना का मतलब होता है उस्ताद, खानदान, ठीक है। और हर घराने की एक अपनी अलग खुसूसियत होती है। मौसीकी घराने का मतलब है खानदान। गुरु क्या मतलब होता है? खानदान, उस जगह से जहां से वो सीखते हैं। हम उस्ताद, खानदान, उस्ताद। गुरुकुल का क्या, हिंदुस्तानी तालीमी निजाम में गुरुकुल का काम क्या था? गुरुकुल का काम था, जाहिर है गुरुकुल तालीम देना काम था उनका और जिंदगी के लिए तैयार करना। तालीम के जरिए जिंदगी के लिए, ये ऐसे आंसर हैं जो बहुत ही आमतौर पर कोई भी दे सकता है। गुरुकुल का काम क्या होगा यार? अगर आप मदरसे में आ रहे हैं तो आपका काम होगा पढ़ना और हमारा काम होगा पढ़ाना। तो तालीम के जरिए जिंदगी के लिए तैयार करना। व्हाट इज बाला जोजियत और जोजियत शादी के दरमियान फर्क वाज़ा कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरगेमस मैरिज एंड हाइपोगेमस मैरिज? सर ये आपको बताना होगा। बाला जोजियत शादी और जेर जोजियत शादी। हाइपरगेमस मतलब एग्जैक्ट मीनिंग बताना चाह रही हूँ, बाकी तो हाइपरगेमस मैरिज एंड हाइपोगेमस ये दोनों का नेचुरली एक्सप्लेन बड़ा मुश्किल होगा लेकिन मेरे लिए। हिंदुस्तानी सकाफत के गैर मुमालिक में फैलाव की सबसे ज्यादा काबिल जिक्र खुसूसियात कौन सी थी? गैर मुमालिक में हमारे जो लोग गए अपना कल्चर लेके, किसके जरिए फैली? ताजिरों के जरिए, है ना। और उलमा, मतलब हमारे उस्तादों के जरिए। उस्ताद बहुत गए दूसरी जगह, उस्तादों के जरिए। ये बता दीजिएगा सर आप मुझे, ठीक है। अब है हड़प्पा तहजीब के शहरों की किन्हीं 4 अहम खुसूसियात की वजाहत कीजिए। हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात बहुत 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 आसान है। हड़प्पा तहजीब, सबसे पहले तो हड़प्पा के जो घर थे वो बिल्कुल ऐसे बने हुए थे जैसे कि आजकल के जमाने में किसी ने उसको नाप तोल के बना दिया गया। घरों में, पहले तो घरों में क्या थे? घर कई मंजिला थे, नंबर 1, कई मंजिला थे, कई मंजिला घर थे, हवादार थे, किचन, गुसलखाना सब थे इसमें।
ठीक है, हड़प्पा तहजीब। और बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही सिस्टमेटिकली बने हुए थे, बहुत सिस्टम के साथ बने हुए थे, सिस्टम के साथ बने हुए थे। ये 4 इसकी खुसूसियात मैंने लिखी हैं, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 14। जी सर, आप बताएंगे मुझे क्या लिखना है। हाइपो बालाजोजियत शादी कौन सी होती है? जब एक फर्द अपनी शादी में से ज्यादा आला समाजी मतलब ज्यादा मानदार बालाजोजियत बा, या बालाजोजियत की बता रहे हैं, हाइपोगेमस की बता रहे हैं? हाइपरगेमस। हैसियत के हिसाब से बालाजोजियत शादी है, हैसियत के हिसाब से शादी, ठीक है। हैसियत देखकर बालाजोजियत, समझ गई मैं। बालाजोजियत हैसियत के हिसाब से शादी। और हाँ समझ गई, बाला तो हैसियत के हिसाब से शादी, ऊंची हैसियत वालों के साथ ना। बाला का मतलब होता है ऊंचा, जेर का मतलब नीचे, तो बाला जोजियत ऊंची हैसियत के हिसाब से है ना, ऊंची हैसियत के हिसाब से शादी। और जेर अपने से है ना सर, अपने से नीचे लोगों से शादी। इतने में भी मिल जाएंगे इनको नंबर जी, ठीक है। नोट कर लीजिए, बाला जोजियत, बाला का मतलब होता है ऊपर, यानी अपने हैसियत से ज्यादा हैसियत वाले लोगों में शादी करना। उसमें लड़की नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपनी हैसियत देखते हैं। जेर जोजियत यानी नीचे, अपनी सी नीची लोगों में शादी करना, ये देखकर कि लड़की अच्छी है या नहीं है। नोट कीजिए, ये गुलाबी दुपट्टे में जो बैठी हुई है बच्चे, नोट क्यों नहीं कर रही हैं कुछ भी? ये कौन सा मदरसे की हैं जी? रिहानतुल उलूम। ये आप नोट क्यों नहीं कर रही? जरा दिखाइएगा इनको। आप नोट कर रही हैं? क्या नाम है आपका बेटा? आप नोट कर रही हैं? बोलिए। बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं? बोलिए, बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं? हाँ, हिंदुस्तान की जबानों में संस्कृत के अहम किरदार की 4 वजूहात पर बहस कीजिए। संस्कृत के किरदार, क्योंकि पुराने वेद संस्कृत में है। नंबर 1, पुराने वेद संस्कृत में है। जी सर, निकालिएगा 4 संस्कृत की 4 वजूहात। आपने एक सवाल छोड़ दिया मैम। कौन सा? मैंने ध्यान। अच्छा, व्हाट वर रोमास? ओके, रोमास कौन थे? हाँ, मुझे याद नहीं रहा, ये मैंने देखा नहीं। कौन थे रोमास? रोमास सर निकालिएगा। व्हाट रोमास कौन थे? अच्छा, ये निकाला है, बस इतना काफी है। रोमास एक तारीखी ग्रुप है, एक ऐसा, एक मिनट, तारीखी ग्रुप समझ गई मैं, एक ऐसा तारीखी ग्रुप है ना, तारीखी ग्रुप ये सर, ये तो नोमैड्स हुए ना, कबायली होते थे ना, जो घूमते रहते थे। हाँ, एक ऐसा तारीख ग्रुप जो कबायली थे और
घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। एक ऐसा तारीख रूप जो कबायली थे और घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, नोट कर लिया? थैंक यू बेटा, जिसने याद दिलाया बच्ची ने। संस्कृत का कर रहे थे ना हम। हिंदुस्तान की जबानों में संस्कृत के अहम किरदार की 4 वजूहात। संस्कृत इतनी अहम क्यों थी? इसलिए अहम थी संस्कृत के पुराने वेद उपनिषद भी संस्कृत में है, उपनिषद इसी जबान में है। श्लोक किसी में है जो पढ़े जाते हैं 2 श्लोक संस्कृत में है। जब महिला पुराने वेद जी क्या कह रही है? नजर आना। श्लोक संस्कृत में है, पुराने वेद संस्कृत में है, उपनिषद संस्कृत में है। ये बहुत अहम वजह है कि संस्कृत इतनी ज्यादा फेमस थी। ठीक है, और सबसे कदीम जबान है। सबसे आसान मैंने ये इसलिए लिखा है आपको, सबसे कदीम जबान। सर उपनिषद की 4 खुसूसियात निकाल दीजिए। नजर आ रहा है ना? हिंदुस्तान की जबानों में संस्कृत की 4 है वजूहात। पुराने वेद संस्कृत जबान में है, उपनिषद संस्कृत में है, श्लोक संस्कृत में है। इनके जाहिर है जो मजहबी रसूमात अदा करते हैं, श्लोक संस्कृत में है और सबसे कदीम जबान है ये। ठीक है, उपनिषद अब आता है, वेद उपनिषद पुराण ये है ना इनके। आप ये भी लिख सकती हैं सबसे कदीम पुराणों की जबान है। पुराण भी इनके इसी में है। अब हम देखते हैं उपनिषद की 4 खुसूसियात। उपनिषद हमें रूहानी इल्म देता है। रूहानी इल्म, तजर्बाती फलसफा हम इससे हासिल करते हैं। ठीक है, और उपनिषद हमें इंसान और खुदा के बीच के रिश्ते को बताती है। इंसान और खुदा के दरमियान रिश्ता। जगह बहुत कम है सर, अलग से लेती हूं तो इनको मिलेगा नहीं। एक चौथा और लिखना है। चौथा, जी ऊपर नहीं, यही लिखूंगी, बच्चों को मिलेगा नहीं ना फिर। 19 का चौथा मैं लिख रही हूँ यहाँ पर देखिए। ठीक है, उपनिषद हमें किताबों की बजाय मराकबे में रहकर सीखना सिखाता है कि आप अल्लाह से लॉ लगाना। बस चलिए यहाँ लिखिए, अल्लाह या भगवान से लॉ लगाना सिखाता है। ये है, ठीक है। हिंदुस्तानी फलसफे में आत्मा के तसव्वुर का तनकीदी जायजा लीजिए।
आत्मा का तस्वुर, आत्मा, रूह। जी कैसे? हाँ निकाल दीजिए सर, ये सब हटा दीजिए। वर्ण से मुंसलिक अहम काम क्या थे? हर एक वर्ण निकालिए सर। नया पेपर नहीं मिल जाएगा सर कहीं से? वन निजाम कदीम हिंदुस्तान में हर एक वर्ण से मुंसलिक अहम काम क्या थे? वन कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम था, ब्राह्मण इनका काम क्या था? पूजा, पूजा पाठ। क्षत्रिय, क्षत्रिय इनका काम था लड़ना। वैश्य, वैश्य इनका काम था तिजारत का या खेती बाड़ी, तिजारत, खेती बाड़ी। और शूद्र सबसे निचली जात, इनका काम क्या था? लोगों का काम करना, लोगों का काम, लोगों का काम करना। वर्ण की 4 जातें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ करना, मजहबी काम। क्षत्रिय का काम था लड़ना, जंगजू थे ये। वैश्य का काम था तिजारत करना, खेती बाड़ी करना। और शूद्र जो थे ये मजदूर थे, ये आला तबके को सर्व करते थे। और बताइए, नोट कर लिया? नोट कर लिया? जी मैम। क्या चीज? शूद्र निचली जात, लोगों के काम का काम करना, लोगों का काम करते थे ये लोग, ऊंची जात के लोगों का काम करते थे। मैम शुक्रिया। शूद्र, शूद्र, शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। मैंने कहा ना, अगर क्लास अटेंड नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। रेशम का रास्ता रेशम के रास्ते के किन्हीं 4 खुसूसियात, सर ये है ना, मैंने पढ़ाया भी है रेशम का इनको। मैम वो जो आपने भी सवाल लिखवाया है। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी की नीति जो ये लिखा है। शूद्र, शूद्र निचली जात के लोग थे ये, लिख लीजिए, निचली जात के लोग ये ऊंची जात के लोगों के लिए काम करते थे, ऐसे लिख लीजिए। जगह नहीं है इसलिए मैं सही लिखवा नहीं पा रही हूँ। ऊंची जात के लोगों के लिए काम करते थे। अब हम देखते हैं रेशम के रास्ते की खुसूसियात। रेशम के रास्ते की, देखिए कोई भी रास्ता लोगों को मिलाता है एक दूसरे से, तो रेशम के रास्ते की पहली खुसूसियत यह थी कि तहजीबों का तबादला हुआ, तहजीबों का तबादला। ठीक है। दूसरी, मैं बहुत छोटा छोटा करके आपको लिखवा रही हूँ। तहजीबों यानी एक जगह से दूसरी जगह लोग गए तो तहजीबों का तबादला हुआ। और सकाफती मिलाप हुआ, सकाफती, आप इसको सकाफती मिलाप कह सकती हैं, सकाफती मिलाप। ठीक है। तिजारत को फरोग होता था, तिजारत को फरोग। और चौथा,
नोट करती जा रही हैं? ठीक है। हाँ, तीसरा है जमीनें, नहीं इस तरह मत लिखिए, नोट करिए। चलिए मैं चौथा बताती हूँ आपको। मुख्तलिफ नहीं, तिजारत को फरोग हुआ, दौलत की तरसील, दौलत की तरसील, दौलत की तरसील। ठीक है। आगे सर कौन सा है अभी इनके कोर्स में? जो मैं करा रही हूँ यही आपके बाकी वो टीएमए के क्वेश्चन है, वो आपको अलग से करने होंगे। जी जी, बुद्ध मजहब ये है, हाँ बुद्धिज्म तो था ही इनके कोर्स में। बुद्ध मजहब के फलसफे की तफसीली वजाहत कीजिए। बुद्ध मजहब, जी सर इसका बताएंगे, मुझे निकाल दीजिए, मैं एकदम मिल जाता है ना फिर। 5 मिनट रह गए, चलिए कोई बात नहीं, टाइम पे खत्म कर दूंगी। जी, बुद्ध मत का फलसफा क्या था? बुद्ध मत का फलसफा था नंबर 1 दुख। उनका कहना था कि दुख जिंदगी में आते हैं, दुख। ठीक है। दूसरी दुख, जी 4 सत्य, 4 सच, 4 सच, 4 सत्य। बुद्ध मजहब के फलसफे की तफसीली वजाहत। दुख, जिसमें दुख इंसान की जिंदगी में मौजूद है, इंसान इससे बच नहीं सकता, ये आप खुद भी लिख सकती हैं। फिर दुख की वजह, दुख की वजह ख्वाहिशात है। दुख की वजह क्या है? ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात, इंसान की बेजा ख्वाहिशात ही दुख की वजह है। नंबर 3 दुख का खात्मा, यानी दुख खत्म किया जा सकता है। दुख का खात्मा कहने का मतलब है कि दुख खत्म किया जा सकता है। ठीक है। और चौथी बात, दुख का खात्मा 8 रास्तों से, 8 उसूलों से किया जा सकता है। उन 8 उसूलों में सही नजरिया, सही अमल, सही तरीका, सही सोच, सही ख्वाहिशात सब शामिल है। 8 गुना रास्ता, यानी दुख के खात्मे का रास्ता 8 उसूलों पर मबनी है। 8 गुना रास्ता। ठीक है। चलिए फिर सर यहीं छोड़ दूं। चलिए अब मैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर इसको कंटिन्यू कराऊंगी और कोशिश करूंगी कि लेटेस्ट आपका वो मिल जाए। ठीक है, नोट कर लिया अच्छी तरीके से। चलिए अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।